गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने आपसे बताया था कि शब्द शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे और अभिधा शब्द शक्ति की वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज हम लक्षणा शब्द शक्ति की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज की शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। इससे पहले देखिए हम कि उसकी परिभाषा पर जाएं, उसे समझें। तो दो वाक्य हैं, उन्हें समझ लीजिए जरा। पहला वाक्य है रमेश चौकन्ना हो गया। अब देखिए चौकन्ना शब्द जो है, इसी से हम आपको समझाएंगे। इस चौकन्ना शब्द का जो मुख्य अर्थ है, यानी मुख्य अर्थ, वो है चार कान वाला। चौकन्ना, चार कान वाला। अब इसका जो लक्ष्यार्थ है, जिसकी हम अब बात करने जा रहे हैं, उसका मतलब है सजग हो गया। किसी के लिए हम जब ये सजग हो गया वाली बात कहते हैं तो वहाँ पर चौकन्ना शब्द कह देते हैं। चार कानों वाला, तो चार कान किसी के होते नहीं हैं, इसलिए यहाँ इसका जो लक्ष्यार्थ है वो है सजग हो गया। यानी रूढ़ शब्द है, ये एक प्रचलित शब्द है, मुहावरे में हो, लोक में प्रसिद्ध हो, तो इस तरह के जो है ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक और वाक्य लेंगे, महाराष्ट्र साहसी है। अब देखिए महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र तो एक राज्य है, तो एक राज्य साहसी कैसे हो सकता है? तो फिर इसका लक्ष्यार्थ है कि महाराष्ट्र राज्य के निवासी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र साहसी है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि महाराष्ट्र राज्य के जो निवासी हैं वो साहसी हैं। तो इतना ही अंतर है साधारण अर्थ में और लक्ष्यार्थ में, इसलिए वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। तो परिभाषा देखिए, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर। यहाँ हमारे मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हुई, चार कान वाला, जबकि चार कान वाला कोई होता नहीं है। तो मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का प्रयोजन के आधार पर, यानी उद्देश्य के आधार पर, हमारा उद्देश्य क्या है उस बात को बताने का, ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। यानी मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और इसी लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब देखिए लक्षणा में तीन बातें आवश्यक होती हैं। तो तीन बातें हम देखेंगे क्या क्या। नंबर एक, मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ की बाधा, अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित पड़े। ठीक है, बाधा उपस्थित हो गई। दूसरा, शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, तो हमने अन्य अर्थ लिया। तीसरा है, उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर। ठीक है, तो विशेष प्रयोजन था हमारा, इसे रमेश को हम सजग बता रहे थे, तो हमारा ये उद्देश्य हो गया। जिसे प्रयोजन भी कह सकते हैं और रूढ़ भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसके भेद देख लेते हैं। पहला है गौड़ी लक्षणा। तो इसकी देखिए परिभाषा, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर, अर्थात सादृश्य संबंध का मतलब है समान गुण धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ गौड़ी लक्षणा होती है। इसमें उपमा और रूपक अलंकारों की विशेषताएं आती हैं। उदाहरण एक देख लीजिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ढंग। तो देखिए उदयगिरि मंच, बाल पतंग, संत सरोज, लोचन भृंग, ये रूपक अलंकार है। तो इसमें स्पष्ट है कि गौड़ी लक्षणा शब्द शक्ति है, जहाँ पे उपमा और रूपक की विशेषताएं आती हैं। दूसरी होती है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा में जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर, यानी इन चीज़ों को छोड़कर, जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार पर, जैसे समीपता,
साहचर्य यानी साथ 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 संपर्क में, आधार योग, कार्य कारण तात्कर्म्य संबंध के आधार पर, यानी इन भिन्न भिन्न संबंधों के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। तो इसका भी देखिए उदाहरण देखिए, जैसे सारा घर तमाशा देखने गया। अब देखिए घर तो वहीं रहता है जहाँ है, घर कहीं थोड़ा ही जाता है तमाशा देखने के लिए। तो क्या मतलब हुआ यहाँ, सारा घर तमाशा देखने गया तो सारा यानी घर के जो सारे सदस्य थे वो तमाशा देखने गए। तो इसमें कहा है सारा घर तमाशा देखने गया, तो इसका लक्ष्य अर्थ जो है वो दूसरा है कि घर के लोग तमाशा देखने गए। ऐसे ही यह है, कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलखत राजगृह मानहु शोक निवास। तो अब देखिए कौशल्या के वचन सुन करके भरत व्याकुल हो गए। अब व्याकुल हो गए तो इसमें जो हमारा बताने का तात्पर्य वो यह है कि इसमें रनिवास शब्द आया है। रनिवास वो स्थान होता है जहाँ रानियाँ रहती हैं। तो इसमें ये कहा है कि कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलखत राजगृह, राजगृह पूरा राजघर है, मानो शोक निवास, मानो वो शोक का निवास हो गया हो, यानी शोक छा गया। तो रनिवास जो है वो रनिवास थोड़ा ही बिलख रहा है, रनिवास तो वो स्थान है जहाँ रानियाँ रहती हैं, तो उसमें रहने वाली जो रानियाँ हैं वो बिलख रही हैं, वो व्याकुल हैं। तो इस तरह से इसका लक्षार्थ लिया जाता है, तो इसे कहते हैं शुद्धा लक्षणा। तो अब देखिए और अभी अब देखिए नंबर 3 है उपादान लक्षण। इसे अजहत स्वार्था भी कहते हैं, अर्थात जिसने अपना अर्थ नहीं छोड़ा। ठीक है। अब जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्षणा के साथ मुख्यार्थ का भी बोध होता है, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। यानी मुख्यार्थ भी बना रहता है और लक्षणा का भी बोध होता है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है। अब देखिए लाल पगड़ी स्वयं तो चल करके आएगी नहीं, इसका मतलब कोई आ रहा है जिसने लाल पगड़ी बांध रखी है। ठीक है। तो लाल पगड़ी आ रही है तो मुख्य अर्थ भी बना हुआ है, लाल पगड़ी भी होगी, और आ रही है तो उसको कोई साथ भी आ रहा है जो लाल पगड़ी बांधे हुए है। हाथ पैर बचाकर काम करो। अब देखिए हाथ पैर बचाकर काम करो एक मुहावरा टाइप है, मुहावरा है, और ये कहा जाता है कि भाई अपने शरीर को बचा करके काम करो, केवल हाथ पैर की बात नहीं होती है। तो हाथ पैर बचाकर काम करो तो इसमें हाथ पैर भी बना रहेगा, और हाथ पैर बचाकर काम करो तो शरीर को बचाकर काम करो का अर्थ भी इससे लक्षार्थ भी ग्रहण किया जाएगा। अब देखिए यह घर अच्छा है, रिश्ता कर लो। अब देखिए कोई रिश्ता घर से थोड़ा ही करेगा, वो तो किसी घर के सदस्य से ही करेगा। तो आमतौर पर मुहावरे टाइप ये कह देते हैं कि यह घर अच्छा है भाई रिश्ता कर लो। तो इसमें यह घर अच्छा है, इसका मुख्यार्थ भी बना हुआ है और इसका लक्ष्यार्थ भी है। ऐसे भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब भाला स्वयं चल के तो आएगा नहीं, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि कोई भाला लेकर प्रवेश कर रहे हैं कोई लोग। तो भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भाले जो प्रवेश कर रहे हैं मुख्य अर्थ भी बना रहेगा और इनका लक्ष्यार्थ भी ग्रहण किया जाएगा। तो ऐसे होते हैं उपादान लक्षण। अब आइए लक्षण लक्षण। अब इसमें इसका उल्टा होता है। देखिए इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, इसमें नहीं होता ना, इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है और लक्ष्यार्थ का ही बोध होता है, और इसे जहत स्वार्था भी कहते हैं, यानी जिसने अपना अर्थ छोड़ दिया है। जैसे सड़क पर घर है। अब देखिए सड़क पर घर कैसे हो जाएगा, सड़क पे तो वाहन चलते हैं, तो क्या होगा, सड़क के किनारे घर होगा। तो सड़क पर घर है, तो इसे क्या हुआ, इसका जो मुख्य अर्थ है वो समाप्त हो गया, केवल ये कहा जा रहा है सड़क पर घर का, सड़क के किनारे घर है।
अब ये दोनों घरों में अच्छा तालमेल है। अब देखिए दोनों घरों में अच्छा तालमेल है तो इसे इस अर्थ में तो हम ग्रहण करेंगे नहीं कि दो घर हैं निर्जीव हैं उनमें अच्छा तालमेल है। हाँ, उन घर के जो सदस्य हैं दोनों के उनमें अच्छा तालमेल हो सकता है। तो ये लक्षणा हो गई। अब देखिए एक नंबर 5 में है सारोपा लक्षणा, इसके भेद हैं ये। सारोपा का अर्थ है आरोप के साथ, स आरोप, से जमा आरोप। तो सारोपा का अर्थ है आरोप के साथ। जब दो वस्तुओं में अभेद बताया जाए, जहाँ उपमेय व उपमान में अभेद आरोप करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, या उपमेय व उपमान में अभेद बताया जाए, वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। रूपक अलंकार में ये देखने को मिलता है। जैसे राजीव लोचन, तो इसमें राजीव जो है ये उपमेय हो गया, लोचन उपमान हो गया। मुख चंद, मुख उपमेय हो गया और चंद उपमान हो गया। तो जब इनमें समानता प्रकट की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, लेकिन जब एक अभेद आरोप कर दिया जाता है उपमेय का उपमान में तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से ये सारोपा लक्षणा बन जाएगी। और एक और रह गई आपकी, बस उसे और देख लेते हैं। बोल रहा अब ये अंतिम है नंबर 6, साध्यवसाना लक्षणा। तो जरा सा अंतर है इसमें, रूपक अलंकार ही होता है लेकिन रूपक के भी तो कई भेद हैं ना। तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार इसमें आता है। इसमें केवल उपमान का कथन होता है, यानी उपमेय होता ही नहीं। इसमें केवल उपमान का कथन होता है। लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह छिप जाता है, उपमेय इसमें छिप जाता है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में साध्यवसाना लक्षणा होती है। अब देखिए इसके दो उदाहरण हैं जो हम दे रहे हैं। जैसे नंबर 1 है चांद आ रहा है, तो हम कहते हैं किसी का मुख चंद्रमा के समान बताते हैं, या कहते हैं कि अमुक का मुख चंद्रमा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, या सीधे सीधे चांद आ रहा है। अब कोई आ रहा है, ये उसके लिए कहा जा रहा है कि चांद आ रहा है, यानी सुंदरता की अतिशयोक्ति, यानी रूपक की अतिशयोक्ति है ये। तो चांद आ रहा है। ऐसे दूसरा है जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भागने लगे। अब देखिए गीदड़, सीधे शब्दों में आप जानते हैं गीदड़ कौन होता है और शेर कौन होता है, लेकिन लक्ष्यार्थ है इसका यहाँ कि शेर वीरता का प्रतीक है और गीदड़ कायरता का प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई योद्धा आया, जो शेर जिसे कहा जा रहा है वो कोई योद्धा आया, और ये भागने वाले जो कायर थे, जो विपक्षी थे, वो भागने लगे। तो जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भागने लगे, अर्थात जब कोई वीर योद्धा आया तो युद्ध क्षेत्र से कायर भागने लगे। तो ये लक्षणा शक्ति आपकी समाप्त हो रही है, और इसके बाद एक आपकी शब्द शक्ति रह जाती है व्यंजना। अगले वीडियो में उसे बनाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।